इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या कहता है? ऑब्वियसली सिंपल सी बातें करेगा ये भी। अब जो क्वेश्चन है बेटा सारे क्वेश्चन सिंपल है। Obviously we have to go for this particular question और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोलता है? The share cap, the following are the extracts of from the balance sheet of ABC Limited as on 31st December 2011। ठीक है, शेयर कैपिटल कितना है? अरे 40,000 इक्विटी शेयर है, ये भी तो देखो 40,000 इक्विटी शेयर फुल्ली पेड, हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें उससे मतलब ही नहीं है फिलहाल। 1010% रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, क्या हमें इससे मतलब है? हाँ इसी से तो मतलब है सर। ठीक है, और ये फुल्ली पेड है, ये क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहला रिजर्व क्या है? तो जरा फटाक से नोटबुक निकालिए और लिखिए कैपिटल रिजर्व के बारे में। शायद लिखवाया था, नहीं लिखवाया था तो देख लो, अगर लिखवाया था तो ये लिखवाया होगा शायद। Unless question is saying capital reserve will be treated as non-cash reserve, ऐसा लिखवाया है नोट्स में, लिखा है नोट्स में, चेक कर लो। नहीं इसमें लिखो, इसमें लिखो, अरे इसमें लिख लो मेरे भाई, इसमें भी लिखो, कॉपी के हेडर पे लिखो। और ये क्या बना रखा है तूने, मोगली? थोड़ी हाइट दे देती तो कुछ और लगता, फिलहाल तो कुछ और ही लग रहा है। बाद में ये मैं मिलना भी बताऊंगा क्या करेगा। कैपिटल रिजर्व उसके आगे डैश लेके लिखोगे, अनलेस क्वेश्चन इज सेइंग समथिंग डिफरेंट, unless question is saying something different, capital reserve will be treated as non-cash reserve. So what is the general treatment of capital reserve? It is a non-cash reserve. It is a non-cash reserve. Clear है ना? Saying something different, the capital reserve will be treated as non-cash reserve. That's it. Capital reserve will be treated as non-cash reserve. Non-cash reserve मतलब कैश में रियलाइज नहीं हुआ है, रिवैल्यूएशन वगैरह से है तो वो एलिजिबल नहीं होता, सीआरआर वगैरह में भी नहीं जाता वो। ठीक है ना? मतलब याद रखना, क्वेश्चन अगर बोलेगा तभी हम इसको ध्यान देंगे, और अदरवाइज इसको हम साइड कर देंगे, इससे मतलब नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम बात खत्म, उसके बारे में पहले भी बताया। जनरल रिजर्व की तरह बेटा बातें नहीं देगा ध्यान दें। एंड व्हाट अबाउट पीएनएल अकाउंट? सो द कंपनी हैज एनफ फंड्स फॉर रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन आगे देखो, on 1st of January 2012 the board of directors decided to redeem the preference shares at par by utilization of reserve। अच्छा ये लाइन अगर नहीं भी होता ना, एट बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व, तो अपने को यही पता था कि कुछ नहीं बोला तो रिजर्व यूज करेंगे। अब आपको सिंपल समझ में आना चाहिए कि जब रिडेम्पशन होगा प्रेफरेंस शेयर का, रेडीम कर दो। कितना अमाउंट खत्म हुआ कैपिटल का? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कहां से लाओगे? सीआरआर बनाओगे। कहां से बनाओगे? देखो क्वेश्चन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा है, मतलब कोई भी रिजर्व यूज कर सकते हो। सो सीआरआर में जाने के लिए ये है और ये है। सिक्योरिटीज प्रीमियम से सीआरआर नहीं बनता, याद रखना। सिक्योरिटीज प्रीमियम के जो सेक्शन 52 के हिसाब से 5 यूज होते हैं, है ना, उसमें कहीं भी सीआरआर का जिक्र नहीं था। तो सीआरआर को इग्नोर करोगे, सॉरी सिक्योरिटीज प्रीमियम को इग्नोर करोगे व्हाइल क्रिएटिंग सीआरआर, तो बचे क्या तुम्हारे पास? कैपिटल रिजर्व जा नहीं सकता, सीआरआर में कैपिटल रिजर्व जाएगा नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए रूल नहीं है, तो बचेगा जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट। 1 लाख रुपए आपको यहीं से अरेंज करने, एंड आई थिंक यू हैव एनफ फंड्स फॉर दैट। ठीक है ना? सो जर्नल एंट्री विल बी क्वाइट सिंपल, इसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपने इससे मुश्किल क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ रखा है। देख लो क्या है ये, पहले क्वेश्चन जैसा तो है, उसमें शेयर था, यहाँ पे सीआरआर है, क्या फर्क पड़ता है अपने को? देख लो 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो प्रेफरेंशियल होल्डर रिडेम्पशन ड्यू हो गया, कैपिटल खत्म हो गया। उसके बाद क्या किया? उनको पेमेंट कर दिया, बात खत्म। ये मतलब जो क्लास में नहीं लोग उनको भी इतना इजी समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट की जरूरत ही नहीं है भाई। प्रेफरेंशियल कैपिटल खत्म हो गया, क्रेडिट होता है कैपिटल, खत्म करने के लिए किधर लिखेंगे? डेबिट कर देंगे। तो प्रेफरेंशियल कैपिटल डेबिट, और किसको पैसे देंगे इसके बदले? प्रेफरेंशियल होल्डर को। और उसके बाद अगले एंट्री में उसको पेमेंट भी कर दिया। और जो 1 लाख का कैपिटल कम हुआ, अब जो क्लास में नहीं पता नहीं होगा, लेकिन याद रखो जितना कैपिटल कम हुआ उतना वापस बराबर करना, और सीआरआर उनमें से एक तरीका है बराबर करने का। क्या है ये तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा, टेंशन मत लो। तो जनरल रिजर्व और पीएनएल को डेबिट कर दो और सीआरआर 1 लाख का बना दो। 1 लाख का कैपिटल खत्म, 1 लाख का सीआरआर आ गया, दोनों बराबर हो गए, बात करो।
क्यों है, कैसे है, कहाँ है, जब लेक्चर देखोगे अपने आप समझ में आएगा। देख लिया, गुड, मांग लेना आज, ठीक है। ओके, ये कोई दिक्कत इसमें तो बता दो बेटा। ये तो सिंपल क्वेश्चन निकला सर जी, इससे मुश्किल तो इसके पहले क्वेश्चन थे। आइए जरा इधर देखते हैं। हालांकि क्वेश्चन ये भी सिंपल है, बस आप में इसमें ट्रैप किया गया। चला देखते हैं। सी लिमिटेड had 3,012% preference shares of 100 each fully paid up. The company had to redeem these preference shares. Company had to redeem these preference shares at a premium of 10%, and it was decided by the company to issue the following. क्या 25,000 equity shares of 10 each, 25,000 equity shares of 10 each at par, and 1,014% debentures of ₹100 each. कैपिटल कितने से खत्म हुआ सर? प्रेफरेंशियल कैपिटल 3 लाख से। ध्यान देना, प्रीमियम विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कैपिटल, तो प्रीमियम साइड से डील होगा। तो कैपिटल तो 3 लाख का था सर, कोई दिक्कत नहीं है कैपिटल में। अब बात आई हमारे पास कैपिटल आया कितने का, है ना? मुझे पता था जो कम, इस क्वेश्चन का जो इंटेंशन था ना बेटा, इस क्वेश्चन का जो इंटेंशन था यही था कि अगर 10 बच्चे आ रहे तो कम से कम एक तो रिसीव हो जाए इस पर्टिकुलर ट्रैप में। 3,50,000 है ना? दूसरा फंस गया, डिबेंचर विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर कैपिटल, तो ये याद रखना, केवल यही है। इस क्वेश्चन को बनाने का इंटेंशन केवल इतना है कि तुम्हें धोखा देना चाहता है, इसलिए कि तुम सोचो कि यार 3.5 लाख आ गए, 3 लाख का कैपिटल खत्म हुआ तो मतलब ज्यादा आ गया, सीआरआर की जरूरत नहीं है। अब बताओ सीआरआर बनेगा या नहीं बनेगा? कितना बनेगा? 50,000। कैसे आएगा सर? 3 लाख का कैपिटल गया है, ये दिख रहा होगा, और 2.5 लाख का कैपिटल आया है, ये भी दिख रहा होगा। तो कितने से कैपिटल कम हुआ है? तो 50,000 से सीआरआर बन जाएगा, हाँ या ना? और उसके बाद कहता है the issue was fully subscribed and all the amounts were received in full, the payment was done duly made, the company had sufficient profit। टेंशन मत लो, बहुत पैसा इस कंपनी के पास, आप बस एंट्री पास करो। तो समझ में आई बातें? समझ में आई नहीं आई? देख लो, ऑन एन एवरेज क्वेश्चन का टारगेट यही था कि 2-4 तो ट्रैप में आ ही जाएंगे, आ ही जाते हैं। अच्छा ये तो चलो ठीक है, ये तो अभी पहली बार देख रहे हो। कुछ को पढ़ा देने के बाद भी क्वेश्चन अगर टेस्ट में दे दो, टेस्ट उसमें फिर से वही काम कर लेते हैं, है ना? ये मैं बता के इसलिए करो क्योंकि मुझे पता है, इस बैच में मैं बता रहा हूँ टेस्ट लूंगा, ऑब्वियसली भी नेक्स्ट वीक में टेस्ट होगा आपका इस चैप्टर का, ठीक है? देना पड़ेगा, दे देंगे, कैसा लग रहा है? एहसान देते रहे यार, हद है। यार स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ क्योंकि देखो क्या हो रहा है ना, आप लोग क्या करते हो, चैप्टर खत्म होने के बाद उस चैप्टर को ऐसे ठंडे बस्ते में डाल देते हो, मतलब ही नहीं है। तो जस्ट चेंजिंग द स्ट्रेटजी कि एक छोटा टेस्ट तो करा ही सकते हैं हर चैप्टर के एंड में, ठीक है? चाहे वो भले 40-45 मिनट का हो टेस्ट, लेकिन टेस्ट होगा। इससे क्या होगा, कम से कम चैप्टर पूरा गो थ्रू कर दोगे एट द एंड। नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला। तो मेरी सांस लगती है। फाउंडेशन की बात कर रहा था। एक टेस्ट इनका हुआ था मेरे भाई, बता रहा हूँ मैं, बता दूं, मैं खुल के बता दूं, लेट मी एक्सेप्ट माय फॉल्ट्स। एक टेस्ट इनका हुआ था डेप्रिसिएशन का, वो गलती से ना मेरा मन किया इजी पेपर दे दो, एमसीक्यू दे दिया। एंड भाई साहब का पेपर यार इकलौता पेपर था जो अच्छा हो गया टेस्ट का, अब वो गलती से क्या हुआ, गायब हो गया मेरे से, मिसप्लेस हो गया। हो जाता है कई बार, आप लोग कई बार क्या क्या चीजें गायब कर चुके हैं, है ना? नहीं किए हैं? बहुत सी चीजें जिंदगी में गायब करी होंगी ना। इसने तो एक दिन अपना रॉयल मार्ट गायब कर, रॉयल मार्ट से रॉयल गायब कर दिया था, मार्ट रह गया था केवल, बाद में पापा ने खोज के लगाया। मजाक कर रहा हूँ बेटे, जाने दे। तो मतलब बहुत सी चीजें आपकी जिंदगी में, क्या आपने कुछ गायब गुम नहीं किया है? अब एक पेपर क्या गुम हो गया, ये आज ताने मार रहा पास होने के बाद, देख लो। तो वो क्या ही था, वही वाला आया था एग्जाम में, वो भी इजी था ना, वो 4 नंबर या 5 नंबर में एग्जाम में आया था ना डेप्रिसिएशन का, वैसा ही क्वेश्चन था वो, तभी ये खुश था। मतलब बकवास क्वेश्चन आया था यार, तो ऐसा क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता। खैर तुम लोग तो बच गए, जो न्यू कोर्स आएगा ना आगे लगेगा नहीं, अब फाउंडेशन का ये आखिरी अटेम्प्ट, इसके बाद फाउंडेशन जो नवंबर में होंगे उनके लिए तो आएगा ही ना।
सीए इंटर के लिए, इंटर और फाइनल के लिए आगे मिलेगा ना, क्योंकि सीए इंटर तो तुम ही लोग हो नवंबर तक, तो तुम लोगों को तो मिलने से रहा। तो अगला अटेम्प्ट कब पड़ेगा उनका? जून मई में आएगा, मई आएगा। तो उनका इंटर और फाइनल का तो मई वालों के लिए आएगा, मई तो 2024 सॉरी 2014 बोल दिया, ठीक है ना। जो हाँ वो 2013-14 याद है, ऐसे हो जाता, बट मैं करेक्ट कर देंगे। अब क्या हुआ, जो फाउंडेशन वाले ना, इसमें क्या हो गया, ये जो चैप्टर्स तुम पढ़ रहे हो ना बेटे, मुझे जहां तक लग रहा है, अभी तो इंडेक्स मेरे पास आया नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है ये सारे चैप्टर्स उठा के फाउंडेशन में डाले गए। हाँ, और फाइनल के कुछ चैप्टर्स तुम्हारे वहां आ सकते हैं, एडवांस के चैप्टर अकाउंट्स में आ जाएंगे। तो ऐसा होने वाला है। अकाउंट्स में दो सब्जेक्ट ना, एडवांस अकाउंट और अकाउंट दोनों, अब दोनों मर्ज करके केवल एडवांस अकाउंट रहेगा। उसमें जो चैप्टर्स होंगे भाई साहब मजेदार होंगे, मतलब टॉप क्लास चैप्टर, बढ़िया सब्जेक्ट। तो जो लोग इस खुशी में, तो 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे भाई साहब, 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे, इसका ये मतलब नहीं सीए इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो और भयानक होने वाला है, बढ़िया मजा तो तभी आएगा यार। और पासिंग परसेंटेज यार, इस पे क्लैरिटी तो अभी भी नहीं है, क्योंकि जब ये एप्लीकेशन, वैसे मैं बता दूं आपको, ओल्ड सिलेबस में रजिस्टर किया जाए तो आपका ओल्ड सिलेबस का एग्जाम होगा, ठीक है ना। लेट मी टेल यू, 2 एग्जाम कराएंगे, पेपर सेम नहीं होगा। जैसे मान लो पेपर अगर अलग है, सब्जेक्ट आपका अलग है, तो पेपर होगा। जैसे अभी क्या होता था, कई बार क्या होता है कि 2 सिलेबस चल रहे हैं, कुछ अटेम्प्ट तो दिए जाते हैं ना ओल्ड सिलेबस वालों को, तो वो आपका दोनों पैरेलल पेपर चलेगा, न्यू वालों का अलग, आपका अलग, आपका पेपर भी अलग बन के आएगा, रिजल्ट भी अलग आएगा। अरे अभी कुछ टाइम पहले तक ओल्ड सिलेबस चल रहा था यार, नहीं सीबीटी तो खत्म हो गया, तो फाउंडेशन था, लेकिन ये सीए इंटरमीडिएट जो तुम्हारा ना, इसका पहले पुराना वर्जन भी चल रहा था, सीए इंटर फाइनल का पुराना वर्जन भी चल रहा था। अभी कुछ अटेम्प्ट पहले की बात है, मतलब लगा लो 2-3 साल पहले भी, तो अभी ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस 2 एग्जाम चल रहे थे। ये भी तो नया सिलेबस ही है ना, अभी आए हुए कितना 4 साल हुए मुश्किल से। ये जो सिलेबस चल रहा है तुम्हारा, नया सिलेबस है, 4 साल पहले आया। मतलब हाँ, कन्वर्जन का ऑप्शन बिल्कुल मिलेगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है। जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ो, उसी में आगे बढ़ो, ठीक है। कन्वर्जन में फिर रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है ना। चलो कोई इश्यू नहीं, देखते हैं। तो भाई प्रॉब्लम नंबर 6 को निपटा दे, तो 6 नहीं 7 था शायद, प्रीमियम और रिडेम्पशन को, बिल्कुल। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 7। और देखो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री में रिडेम्पशन को ड्यू करना है। रिडेम्पशन क्या होगा बेटा, कितने % प्रेफरेंस शेयर्स हैं? 12%। आप लोग पीडीएफ निकाल लो ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने का? 3 लाख रुपए। प्रीमियम और रिडेम्पशन भी है। %10 यानी एंड 2 हो जाएगा क्या, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और फिर इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब क्या होगा, अरे रुक जा ठंड रख मेरे भाई, शेयर और डिबेंचर इश्यू किया भाई ने, तो शेयर और डिबेंचर इश्यू करने की एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने का बेटा? 2.5 लाख रुपए का, एज यू रिमेम्बर, हाँ है ना। 2.5 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया। और उसके बाद क्या हुआ, डिबेंचर भी आए, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर सकते, आपकी इच्छा है, मैंने कभी ऐसा करने से मना नहीं किया सर। 14% डिबेंचर्स अकाउंट 1 लाख। सीआरआर बनेगा नहीं बनेगा? कितने से? तो उठा लो कुछ, क्या बाकी है उसमें? चलो पीएनएल ही लेते हैं। पीएनएल अकाउंट डेबिट 50,000।
क्वेश्चन खत्म। एग्जैक्टली देखो, अगर ये गलती से भूल गए तो 1 नंबर तो कम से कम काटेगा कोई भी टीचर। तो क्या करोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो अपने पास कितना है सिक्योरिटीज प्रीमियम? नहीं था इसमें, अच्छा पिछले वाले में था, सॉरी ओके पिछले वाले में था, कोई नहीं। पीएनएल लिख दो, क्या फर्क पड़ता। मैंने क्या बोला, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है। अगर कोई रिजल्टिटी के साथ ये बोलता है नहीं पहले ये यूज करना पहले ये यूज करना, मतलब ये पागलपन की बात है। जब लॉ में ऐसा कोई फिक्स्ड फॉर्मेट फिक्स्ड ऑर्डर नहीं बताया गया तो उसका मतलब कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होता। इवन इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा है, तुम्हारा मन नहीं करता तुम पीएनएल से राइट ऑफ करो, क्या फर्क पड़ता है? क्वेश्चन तुम्हारा है, सॉरी प्रीमियम और रिडेम्पशन। और तो अप्लाई करते अपनी कॉपी निकलवा। हाँ मेरे को चाहिए, हाँ उसकी कॉपी चाहिए मुझे तेरी। देखना ना कि 8 नंबर कहाँ गए हैं, फिर तो गालियां दूंगा। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडेम्पशन कितना? ओके तो मतलब इतना मुश्किल कुछ नहीं था। हाँ सर देखो कितना अच्छा सा लिखा अभी। चलिए मैं हट जाता हूँ फ्रेम से। अब मैं फ्रेम से हट रहा हूँ बेटा। मुश्किल तो नहीं था ना ये? देखो प्रॉब्लम केवल कंसेप्चुअल बैलेंस में आता है बेटा। कंसेप्चुअल बैलेंस जो होता है वो आपको बनाना पड़ता है। तो जो छोटी छोटी बातें बीच बीच में कंसेप्चुअल बातें बता रहा हूँ वही बस ध्यान देना, बाकी क्वेश्चन तो इजी ही है। डन, स्विच करो। 7th के बाद सर ये 8th क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बढ़िया यार, अच्छा खासा है, देखो ध्यान से। थोड़ा सा ये गड़बड़ कर गया है, ये ब्रैकेट गलत जगह लगा दिया है क्वेश्चन में, पीडीएफ में ब्रैकेट गलत जगह लगा दिया है। ब्रैकेट यहाँ बीच में लगा है ना, ये यहाँ नहीं लगना था, ये लगना यहाँ से था, ठीक है ना? तो टेंशन मत लो। क्या कहना चला देखो ध्यान से। The capital structure of a company consists of 20,000 equity shares of 10 each fully paid up and 1,008% redeemable preference shares of 100 each fully paid up. Clear है? Undistributed reserve and surplus to dash कितना कितना है ध्यान से देखो। क्या है ये? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है बेटा? 80,000। ये है आपका 80,000। देन पीएनएल अकाउंट कितना है? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, टोटल में तो 10,000 है, लेकिन इसमें से 5,000 क्या लिखा? नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, मतलब ये फ्री रिजर्व नहीं है। तो कितना है फ्री रिजर्व? 5,000 है ना? सिक्योरिटीज प्रीमियम में 2,000 रुपए है, बस यही ध्यान देने की जरूरत है बेटा। ध्यान देना, क्या मैं बता रहा हूँ क्या ध्यान देना, अभी थोड़ी देर में आएगा ट्विस्ट। कैश एट बैंक कितना है? 98,000, ये भी टेंशन नहीं है। अब जो मुद्दा आया, रिडेम्पशन होगा एट अ प्रीमियम ऑफ कितना? तो वैसे तो आपको पता है कि आपका प्रेफरेंस शेयर कितना है? 1 लाख। 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर है तो क्या होगा? प्रीमियम 10% यानी 10,000 का आएगा। क्लियर है सर? पक्की बात। And for the purpose of redemption, the directors are empowered to make fresh issue of equity shares at par after utilizing undistributed reserve and surplus, subject to a condition that 20,000 shall be retained in general reserve. ठीक है ना? रिटेन मतलब यूज नहीं करना। अब आपको देखो रिटेन का मीनिंग भी क्वेश्चन में ही बता दिया। मतलब सीरियसली कितना बेवकूफ समझता है यार। कहता है रिटेन्ड इन जनरल रिजर्व एंड व्हिच शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड। तो बाकी भाई बात तो यही थी ना रिटेन करने का मतलब, ठीक है ना? पास जर्नल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट्स। अब इस क्वेश्चन में बहुत कुछ बोल गया, शायद आपको कुछ चीजें रिकॉल हुई होंगी, कुछ रिकॉल नहीं होंगी। सबसे पहली बात तो ध्यान से देखोगे कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10,000 रुपए का है। क्लियर है ये? और एट द एंड ऑफ द ईयर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्या करते हैं बेटा हम? कहां से? सिक्योरिटीज प्रीमियम, पीएनएल, जनरल रिजर्व, ये सब जितने भी फ्री रिजर्व है सब। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना है? 10,000 राइट ऑफ करने के लिए है।
तो बाकी कहाँ से आएगा? पीएनएल, जनरल रिजर्व या इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व का 5000 वो भी यूज हो सकता है, तो मतलब है। दूसरी चीज, जनरल रिजर्व का 20,000 साइड कर दो, तो टोटल कितना जनरल रिजर्व में 80,000, जिसमें से 20 छोड़ दोगे कितना यूटिलाइज हो सकता है? 60,000। आई होप दैट इज ओके। इसके अलावा पीएनएल में है वो तो पूरा यूटिलाइज हो सकता है, हाँ या ना? नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में केवल 5000 यूज हो सकता है, क्योंकि 5000 फ्री रिजर्व नहीं है, ठीक है। एंड आई विल टेल यू अबाउट द क्वेश्चन कि थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा इसमें और मुझ में, और मैं आपको जस्टिफाई करके दूंगा कि क्या रीजन है, क्या चीजें हैं। देखो ध्यान से, इलस्ट्रेशन नंबर 8, ध्यान दो बेटा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चीजें ध्यान देने की जरूरी है। यहाँ पे जर्नल एंट्रीज, पहली एंट्री कितने 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना? क्या बात, 1 लाख। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है इतना। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू बैंक, बैंक में पैसा नहीं है, ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन में एक काम और कर सकते हो, चाहो तो पेमेंट की एंट्री बाद में कर दो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हालांकि सारा काम एक ही दिन हो रहा है तो अपने को फर्क नहीं पड़ता एंट्री कहाँ करते हो। तो अगर आपको लगता है यार पैसा तो अभी है ही नहीं, ये है ही नहीं, वो है ही नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप चाहो तो इस एंट्री को क्या कर सकते हो, एंड में स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। मैं करा भी देता हूँ, अभी तक एक भी क्वेश्चन में नहीं करा, आप करा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर। बट ठीक है, आपकी मतलब आत्मा में कहीं कोई क्लेश ना रह जाए, इसलिए मैं करा देता हूँ, ठीक है ना। जब सेम ही डे होता है तो एंट्री कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट चलो ऑर्डर वाइज बना देता हूँ। Now, what was the case? आगे क्या कहानी हुई? पहले क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन आपके सामने, पहले ये बताओ, पहले शेयर इश्यू करना है, पहले सीआरआर बनाना है? ऐसा क्यों? अच्छा, अगर नहीं बोलता तो तब भी, क्योंकि इसने नंबर ऑफ शेयर्स तो दिए नहीं है, तो पहले टू द एक्सटेंड मैक्सिमम पॉसिबल हम क्या करेंगे, सीआरआर बनाएंगे। अब सर वही तो खेल है यहाँ पे, अपने पास कितना अमाउंट है जो एलिजिबल है फॉर क्रिएशन ऑफ सीआरआर? यहाँ से 60,000, यहाँ से, और यहाँ से चलो 5,000 यहाँ से उठा लिया, कितना हो गया टोटल? क्या बात है, देखो ध्यान से, हमारे पास कितना अवेलेबल है? 85,000। ध्यान से देखो, और अगर हम प्रीमियम और रिडेम्पशन देखें तो कितना था बेटा? 10,000 में चलो मान लो 2,000 यहाँ से यूज हो जाएगा, हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है 2,000, हाँ है ना। और कितना चाहिए सर? 8,000 तो आपको यहाँ से निकालना ही पड़ेगा ना। तो बस इसी बात पे ध्यान देना, क्योंकि 80% जनता यही गलती करेगी। क्यों गलती करेगी? ध्यान ही नहीं है ना। हालांकि देखो ये गलती इनसे भी हुई है, मैं बता दूं, ये 80% जनता में ही गड़बड़ हो गया है। इन्होंने सीआरआर कितने का बनाया है? मैं इनको गलत नहीं बोलूंगा पूरी तरीके से, इनका अजम्पशन है ये कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या करने के लिए? प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए। लेट मी टेल यू, लेट मी शो यू एक्चुअली। ये पूरा अमाउंट कहां से राइट ऑफ किया इन्होंने? तो ऑब्वियसली 85 में से अगर 10,000 खत्म कर दोगे तो कितना बचेगा? 75। सो दे आर क्रिएटिंग सीआरआर फॉर 75,000। बट इज इट रिटन हियर कि सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं हो सकते? बोलो। और एक बात बताओ, क्या इन्होंने ये बोला है कि डायरेक्टर्स आर एम्पावर्ड टू मेक फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर एट पर आफ्टर यूटिलाइजिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस सब्जेक्ट टू कंडीशन? मतलब केवल इतने की बात बोली है इन्होंने? कोई भी ऐसी लाइन बोली है जहां पे आपको लगता हो कि मतलब आपको कम सीआरआर बनाने से भी चलेगा? नहीं ना।
सो इन द कॉन्ट्ररी मेरे को मतलब इस क्वेश्चन के फ्रेमवर्क या जनरल फ्रेमवर्क में अगर मैं ले जाऊं तो ये सॉल्यूशन मैं गलत मानता हूं, बिकॉज इफ इट इज रिटन देयर कि मेरे को सीआरआर बनाना है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व का यूज करके, तो आई विल गो फॉर मैक्सिमम एक्सटेंड, है ना, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंड तक जाऊंगा। तो मैं इसके लिए ये देखो ये वर्किंग नोट बनाऊंगा। क्या लिखा है? बैलेंस गिवन है 80,000 जनरल रिजर्व में, 20,000 पीएनएल में, 10,000 इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व एंड लास्ट वन इज 2,000 इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। रिटेन कर लिया इसमें से 20,000 और इसमें से, सर ये क्वेश्चन नहीं बोला, मैंने नहीं करा, 20,000 और 5,000। अगर नहीं बोलता तो मैं तो पूरा यूज कर लेता, मेरे को क्या फर्क पड़ता, ठीक है। देन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की जब बारी है, बस इस पे फोकस करो, ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जहां पे कंट्राडिक्टरी डिफरेंस है यहाँ पे, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है यहाँ पे 8 और 2 10,000, टोटल 10,000 है ना। तो मेरी मर्जी ना जहां से मैं चाहूं यूज करूं, एंड आई गो फॉर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन फॉर सीआरआर। तो मैं क्या करूंगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले खत्म कर दूंगा, है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या करूंगा, पहले खत्म कर दूंगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में 2,000 था, यूज कर लिया, एंड 8,000 इधर आ जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा 77,000, ठीक है ना, क्लियर है। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं हो सकता था, एंड बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम का प्राइमरी यूज हो रहा है क्या करने में, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ करने में। तो 2,000 ही सही, यूज तो कर ही सकते ना यार। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा वो थोड़ा डिफरेंट आएगा, ठीक है। आई टेल यू अबाउट दैट। मैं सॉल्यूशन पहले बना दूं, फिर तुम्हें उसके स्क्रीनशॉट भी देता हूं, टेंशन मत, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, देखो पहले सीआरआर बना लेते हैं। सीआरआर बनाने की एंट्री बताओ। हाँ जी, जनरल रिजर्व कितना बेटा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, पीएनएल अकाउंट कितना 12,000, क्यों लिख दे रहा हूं, माइनस कर देना 8,000, किस चीज का, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जब वर्किंग नोट बनाकर दोगे तो कोई एग्जामिनर गलत नहीं कर सकता, याद रखना। इवन दो वैसे मान लो वर्किंग नोट नहीं बनाया है और तुमने इस तरह से कर दिया, तो एग्जामिनर हो सकता है कि अपने सजेस्टेड आंसर से मिलाए और तुम्हारे को काट दे, मतलब सॉल्यूशन तुम्हारा, ठीक है, काट दे। लेकिन अगर तुमने वर्किंग नोट बनाया है तो ही विल चेक दैट, और उसे दिखेगा, क्योंकि गवार तो नहीं कॉपी चेक करता ना, पढ़ा लिखा है ना, इतना नहीं सोचते। हाँ, अगर बिना वर्किंग नोट जाओगे तो नंबर कटने के चांसेस है भाई, ठीक है ना, क्योंकि वो सजेस्टेड आंसर वही लेके बैठे होंगे जो मॉड्यूल में छपा होगा, गलत वाला नहीं। क्योंकि अगर सजेस्टेड आंसर मान लो मॉड्यूल में सॉल्यूशन गलत है, मैंने क्या बोला, पूरी तरीके से गलत नहीं बोल सकता, अजम्पशन है इनका, ठीक है ना, मॉड्यूल में जो दिया है वो पूरी तरीके से गलत नहीं बोल सकते, इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा मॉड्यूल के ऊपर। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अजम्पशन उन्होंने लिया है, जो कि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए कि एक तरीके से तो थोड़ा गलत है, बट पूरी तरीके से गलत नहीं बोल सकता मैं इसको। तो अपने को ये याद रखना है कि वर्किंग नोट कंपल्सरी है ऐसे सिचुएशन में। टू कितने का सीआरआर बन गया बेटे, 77,000। अब बताओ मुझे क्या करना है आगे। आप भाई अपने को तो इक्विटी शेयर इश्यू करना पड़ेगा ना, कितने से कैपिटल खत्म हुआ और कितने से आया सीआरआर, तो कितना कम पड़ा 23,000। कहां से आएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 23,000 और एक इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला, तो कितना आ जाएगा, एंट्री बता दो। कैपिटल अकाउंट कितना बेटा 23,000। अब क्या करोगे, बैंक से पेमेंट कर दो यार, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब तो पैसे आ गए ना, 98,000 पहले से था और 23,000 ये आ गया, अब तो है बहुत पैसे। डेबिट टू बैंक 1,10,000। उसके बाद राइट ऑफ करते वक्त ध्यान देना कि अजम्पशन जो लिया उसको एक्चुअली फुलफिल करूंगा। पहले किसको,
सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, PNL account debit PNL अकाउंट डेबिट to premium on to प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। ये 2000, ये 8000 और ये 10,000। क्लियर है? सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये कोई मतलब अब इतना बड़ा ब्लंडर तो नहीं बोलूंगा, बट ठीक है, छोटा सा मिस्टेक तो किया इन्होंने। This is the solution for this particular question, that is illustration number 8. ये एंट्री लास्ट में भी आ सकती है, याद रखना। ज्यादा ही लास्ट में। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। इसकी फोटो कलरफुल आती है, देखा नहीं है? इतना महंगा आता है कि स्पेस नहीं बचता है। डन। ESI नहीं है, EIS। अच्छा छोड़ दो, बात करेंगे। तो अबे बीच में वैसे बोलता कोई मजा, और तुम लोग भाई क्लास में थोड़ा सोच समझ के मजाक किया करो, कहीं कोई दूसरी बात इन्फॉर्मेशन दूसरे तरीके से पहुंच जाती है। अब बाद में शिकायत होती है कि इसने ऐसा बोला, वो तुम मजाक में बोलते हो लेकिन कोई सीरियसली ले जाता है, तो थोड़ा ध्यान से तुम लोग। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट भी बना देना। अब एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट देखो, पहले उसके लिए क्या करना है, ये फॉर्मेट पता होना चाहिए जो 12th क्लास में रट्टा लगाया गया होगा, है ना? इक्विटीज एंड लायबिलिटी एंड यू नो शेयर कैपिटल कुछ नहीं करना। ऊपर शेयर कैपिटल था जो बैलेंस शीट में दे रखा है, सॉरी बैलेंस शीट में दे रखा है। कितना शेयर कैपिटल था? ये कितना 20,000 हो गया, बोलो। और ये 1 लाख वाला तो खत्म ही हो गया, छोड़ दो। फिर उसके बाद एंट्री में आ जाओ, एंट्री में शेयर कैपिटल कितने का हो रहा है मेरे हिसाब से? 23,000। हाँ या ना? और कुछ तो नहीं था ना बेटा? 2 लाख था, 20,000 नहीं 2 लाख, तो 2,23,000। अब इनका 2,25,000 आएगा। आपको पता है क्यों आएगा? इनका CRR कम था 2,000 से, तो इनका CRR अगर आया है कितना? 1,02,000, तो हमारा आएगा 1,04,000। हमारा CRR, हमारा टोटल रिजर्व यहाँ पे CRR नहीं, बेसिकली टोटल रिजर्व आएगा 1,04,000 और यहाँ आ जाएगा 2 लाख। ठीक है ना? बस ऊपर शिफ्टिंग हो जाएगी। अब इसका वर्किंग नोट जब नोट नंबर बनाओगे तो यहाँ पे तो क्लियर है तुम्हारा, बस थोड़ा सा ये जानते हो ट्विस्ट होगा, यहाँ पे चेंज होगा, है ना? 22,300 शेयर्स होंगे 10 रुपए वाले, और ये जनरल रिजर्व 20,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम खत्म 000, CRR 77,000 और ये एज इट इज रहेगा। तो मतलब ये हो जाएगा। इतना ही 2 चीज तो छापना है ऊपर, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर नहीं भी लिखते तो चलेगा, क्योंकि अपने को क्या करना है इसका, ठीक है ना? तो ये बैलेंस शीट बेटा कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन बोलता है बैलेंस शीट तो याद रखो 3-4 नंबर फ्री में देके जा रहा है। अब इतना काम करने का अगर तुम्हें 4 नंबर 5 नंबर मिल रहा है तो मतलब ही नहीं, फ्री में दे रहा है ये नंबर। क्या तुम्हें इसमें मेहनत लगती है? मेहनत तो लग रही सर जर्नल एंट्री में, ये तो ऐसे ही है। मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बने ना, साथ में बोले प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट, फ्री के नंबर मिलते हैं यार। अब इसमें कौन सा तुम्हें पूरी बैलेंस शीट मैच करानी? बैलेंस शीट मैच नहीं करानी, मैच तो होना भी नहीं क्योंकि इन्फॉर्मेशन है नहीं, है ना? तो केवल जो इन्फॉर्मेशन है बस उसकी कैलकुलेशन पुट कर देनी है वहां पे, बात खत्म। देख रहे हो कितना आसान है? तो अगर क्वेश्चन में बोलता है ना एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट बनाओ तो बनाना जरूर बेटा, छोड़ना नहीं। अभी इस क्वेश्चन पे आ जाओ, एक और है
आई होप 11 क्वेश्चन होंगे शायद, 9 मिनट पे तो आ गए हो, और भी होंगे यार, 10 11 भी है, 10 है, 2 रह गए, ज्यादा कुछ नहीं रह गया, टेंशन मत लो, 2 रह गए प्लस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से वो तो इसी पे बेस्ड है पूरे देखते जाओ। ये आपका प्रॉब्लम नंबर 9 है, जो कि ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। द बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज ऑन 31 December 2011 इंटर एलिया नॉट आलिया इंक्लूड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है ना? हाँ एग्जैक्टली। 50,000 8% redeemable preference shares of 100 is 70 paid up। और 10th क्वेश्चन इसी का एक्सटेंशन है बेटा, एक क्वेश्चन हो रहा है ना इसके बाद, वो इसी का मॉडिफाइड वर्जन है। तो भाई ये रिडीम नहीं हो सकता, लेकिन आगे कहानी अभी बाकी है, तो हो सकता कुछ हो जाए। ये तो इक्विटी शेयर है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, सीआरआर है। अब इस सीआरआर को मतलब आप जज्बाती हो कि मत सोच लेना सीआरआर तो ऑलरेडी बना तो हमें नहीं बनाना। ये सीआरआर आपको ये एज्यूम करना पहले से कुछ हुआ होगा उसके लिए बनाया, तो इस सीआरआर को मत काउंट कर लेना, ठीक है ना? कि 20 लाख का सीआरआर तो बनाया तो क्या टेंशन है, खत्म करो, है ना? भाई होगा, हाँ रिजर्व में तो रहेगा, हर जगह रहेगा, बस जर्नल एंट्री में जब कैलकुलेशन करते हो ना सीआरआर की कि कितना बनाए, ये वहां काउंट नहीं होगा। बस जब नया सीआरआर जो बनेगा वो इसमें ऐड होकर बैलेंस शीट में चला जाएगा, ये याद रखना, ठीक है ना? क्लियर ना? एक्चुअली कई बार ये होता है ना, मान लो तुम्हारा कैपिटल खत्म हुआ, मान लो ये 35 लाख 50 लाख कर लो, 50 लाख ही होगा अल्टीमेटली। अब 50 लाख से कैपिटल कम हुआ तो सीआरआर कितने से बनना चाहिए? अब बाकी क्वेश्चन छोड़ दो, 50 लाख का कैपिटल खत्म हुआ तो कितने सीआरआर बनना चाहिए? 50 लाख से। अब दिमाग में ऐसा 20 लाख तो पहले से बना रखा है, मैं कितना बना दूं? और एग्जामिनर वहीं पे कहेगा जा बेटे जी ले अपनी जिंदगी, ये ले 1 नंबर ले ऐश कर। तुम भी बताओगे, दुनिया बताओगे मैं 1 नंबर काम करके आया हूं, है ना, 10 में से। तो मतलब ये काम मत करना, ये जो सीआरआर है ये ऐसी बना हुआ, पहले कभी कुछ हुआ होगा उसके लिए बना है, ठीक है ना? दैट इज द फॉर्मल अजम्पशन। आगे चलते हैं सर, ये सब चीजें छोड़ दो, उसके आगे यहाँ पे लिखता है क्या है? Under the terms of their issue, the preference shares are redeemable on 31st March at a premium of 5%। कोई दिक्कत? In order to finance the redemption, पैसे के लिए, the company makes a right issue of 50,000 equity shares of 100 each at 110 per share। अब सर दिमाग वगैरह हम तो राइट इश्यू पढ़े ही नहीं, अरे राइट इश्यू या कोई इश्यू हो, क्या फर्क पड़ता है? शेयर इश्यू हो रहे है ना, बस इतना समझो। और 100 वाला शेयर 10% प्रीमियम पे यानी 110 रुपए में इश्यू हो रहा है। आगे भी कहानी है मेरे भाई, 20 रुपए एप्लीकेशन पे है और 35 रुपए अलॉटमेंट पे है इंक्लूडिंग प्रीमियम, बाकी अभी महंगा ही नहीं है, 1 जनवरी को करेगा। और अभी डेट क्या है? और ये 1 जनवरी 2013 है सर, ये मत सोचना अगले ही दिन तो है, क्यों टेंशन ले रहे हो? 2013 है और 2011 है, ठीक है ना? मतलब बाकी बैलेंस अमाउंट की बात नहीं करनी है आपको इस क्वेश्चन में, क्लियर? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक जाना है बस। कितने शेयर्स पे बेटा? 50,000 इक्विटी शेयर्स पे। The issue was fully subscribed and allotment made on 1st of March 2012. The money due on allotment were duly received on 31st March 2012. The preference shares were redeemed after fulfilling the necessary conditions of section 55। अंडरलाइन कर ले मेरे भाई। मैं अपने से बोला आफ्टर फुलफिलिंग द कंडीशंस, मतलब क्या है सर? यही तो कह रहा है कि अगर ये पार्टली पेड है तो उसका मतलब क्या हो गया? वो फुल्ली पेड बनाया गया इसको नहीं, प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया गया आफ्टर सेटिस्फाइंग द कंडीशंस लेड अंडर सेक्शन 55। व्हाट डज इट मीन? कि सारे कंडीशन फुलफिल कर लिए। और व्हाट वाज द कंडीशन? शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो फुल्ली पेड किए बगैर रिडेम्पशन नहीं होगा। और बोलता सेक्शन 55 फुलफिल कर लिया, इसका मतलब फुल्ली पेड बना लिया। कैसे? फाइनल कॉल करके 30 रुपए का फाइनल कॉल कर लो, क्या टेंशन है? और बाकी कुछ नहीं है, आपको करना क्या? वही सेम काम, एंट्रीज पास करनी है और एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं बैलेंस शीट के, ठीक है? चलिए थोड़ा सा फोकस करिएगा, यहां बनाते हैं सॉल्यूशन। This is illustration number 9 for you and we are going to pass what? सर ध्यान दो, बातें नहीं, पहली एंट्री बता दो। फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे प्रेफरेंस शेयर पे। कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर से?
फाइनल कॉल की एंट्री तो तुम्हें याद ही होगी यार, अब इतनी जल्दी नहीं भूल सकते है ना, अभी फाउंडेशन पास हुए इतने जमाने नहीं हो गए। 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या बात है, कितना बेटा? 30 रुपए थे ना, और शेयर अब आप क्वेश्चन तो आप सबके स्क्रीन पे है ना सामने। हाँ भाई ये भी सही है। ये तुम लोग को 15 लाख से क्या मतलब 1.5 लाख क्यों दिखता? 15 लाख नहीं, तो मैंने 3 रुपए रखा था। चलो कोई नहीं, जब तुम शेयर इश्यू करना तो कर लेना बेटा। फिलहाल बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। अब ये बताओ इतना क्यों? इतना तो समझ में सबको ही आया होगा, क्योंकि इसके लिए समझने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे, ये आपको बचपन से ही आता है। ठीक है सर, इतना तो क्लियर होना चाहिए। आगे क्या हुआ? अब ये फुल्ली पेड हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ मुझे। अब तो ये फुल्ली पेड हो गया। इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडेम्पशन, मैं पहले वही एंट्री पास कर देता हूँ, रिडेम्पशन आखिरी में कर देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सेफ वही है ना। अब देखो, इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडेम्पशन द कंपनी इश्यूड कितने 50,000 शेयर। राइट इश्यू का भी कोई खास रोल है? कोई रोल नहीं बेटा। राइट इश्यू मतलब होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर ऑफर कर दिया। अब बताऊंगा राइट इश्यू बोनस इश्यू है ना, वो अलग चीज है, वो कराऊंगा पूरा। अब बचा क्या सर? राइट इश्यू किया तो क्या फर्क पड़ता है? शेयर इश्यू हुए ना कितने रेट से बेटा? 110 की रेट से। लेकिन अपने को फर्क नहीं पड़ता, अपने को केवल अलॉटमेंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की एंट्री करनी है। तो एप्लीकेशन की एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20 रुपए और 50,000 शेयर, कितना आएगा? बस यही मैं बात खा जाता हूँ तुम लोगों से, यार तुम लोग एग्जाम में कहीं गड़बड़ ना कर दो। और मुझे ऐसा भी कई बार लगता है कि कई लोगों के नंबर इसलिए भी कम हो जाते होंगे, ये जो जीरो गड़बड़ करते हो उसकी वजह से भी। जब टेस्ट में करते हो तो एग्जाम में भी करते ही होगे कुछ, है ना? हुआ था ना कुछ तो हुआ था। चलिए अब क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मुझे नहीं लगता यार इतना मुश्किल चीज बताया अभी मैंने आपको। अभी इस पूरे क्वेश्चन में मैंने कोई मुश्किल चीज नहीं बताई है, ये तो बच्चों वाली बात है। अभी ये भी खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? अलॉटमेंट करेंगे अलोंग विद प्रीमियम। तो क्या होगा? इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital account to securities premium account। एक ही बात है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा रिजिडिटी 11th 12th में कराया जाता है, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखो, कुछ नहीं है, वो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है। 1725 किसमें? 1750 किसमें? अलॉटमेंट में। 17,50,000 ये आ जाएगा तुम्हारा अलॉटमेंट का, और कैपिटल में और 5 लाख प्रीमियम में। कोई दिक्कत तो नहीं है मुझे लगता है, ठीक है बेटा? यहाँ पर ये हो गया। बोलो आगे का तो कुछ नहीं कहा था। अब क्या क्वेश्चन ने बोला था? फर्स्ट कॉल के बारे में बात नहीं करनी, बाकी सब बाद में होगा। इसके बाद द फुल इशू वाज फुली सब्सक्राइब, इसीलिए तो एंट्री करी यार। डेट नहीं डाला मैंने, वो देख लेना, उसकी बात नहीं है। वो डेट दे रखा है बट उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। द प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड। अब देखो इसलिए मैंने लास्ट में एंट्री करी क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ बोला भी था कि प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड आफ्टर फुलफिलिंग ऑल द कंडीशंस। तो अभी तक सब कुछ ओके हो गया। अब प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन तो बाकी है शायद। करते जरा, कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर से? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या करोगे? कितना था बेटा? अब तो 50 लाख होगा। 35 लाख पहले था जब वो पार्टली पेड था, फुल्ली पेड हो गया तो 50 लाख होगा।
और 5% प्रीमियम भी था शायद इसमें। देख लो क्वेश्चन को, प्रीमियम और रिडेम्पशन है 5%। कितना आएगा बेटा? 2,50,000 बहुत है। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 52,50,000। और अब क्या करेंगे अगली एंट्री में, ध्यान से देखो, टू पूरा पेमेंट कर दिया 52,50,000 पूरा पेमेंट हो गया। क्या कुछ गड़बड़ है? बहुत पैसे थे, दिखाता हूं मैं। 15 लाख आए वहां पे, 15 ये आया, 30 हो गया, और ये 10 लाख इधर आया, और ये 17.5 लाख इधर आया। अब तो बहुत पैसे है ना, अमीर है कंपनी, टेंशन मत लो, है ना। मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है। और यार अगर नहीं भी होते ना बेटा, तो अपने को क्या करना था, अजम्पशन लेना था कि कोई वर्क नहीं पड़ता, अपने को पेमेंट तो देना ही था ना उसको। हमें क्या, मान लो बैंक का बैलेंस नहीं था तो हम कहां से ले आते, हम घर से थोड़ी लगे। क्वेश्चन ने बोला ना रिडेम्पशन कर दे, हो गया तो रिडेम्पशन कर दे, ठीक है ना। क्लियर है इतना? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब ये आपकी स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन का अब तक का सॉल्यूशन, एंड फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ सीआरआर। नहीं करी थी? ओहो, अच्छा वो जल्दी जैसा, अरे कोई नहीं, टेंशन क्यों थक रहे हो? आज की पूंछ ऊपर रहेगी। हाँ, अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री छूट गई थी यार, कोई बात नहीं, वो तो इतनी बड़ी एंट्री थी नहीं, बट लिखना तो जरूरी था। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तभी मैं कह रहा हूँ कि कह तो रहा हूँ पैसे हैं, लेकिन पैसे दिख नहीं रहे। 17.5 लाख रुपए, ये 17.5 लाख रुपए होंगे। आप बताओ सीआरआर कितने से बनेगा? ये पूरा क्वेश्चन है सर आपके साथ। नोटेड। ऐसा लगता है? कैलकुलेशन करके बताओ ना, फिर मतलब ऐसे तुक्का क्यों मारने लगते हो? कैलकुलेशन कर लो। चलो मेरी बात सुनो, आप सुनो, ध्यान से सुनो। प्रीमियम और रिडेम्पशन के पीछे क्यों पड़ रहे हो? कैपिटल कैपिटल मिलाओ, सीआरआर बनाओ। आपका कैपिटल खत्म हुआ कितने से? 50 लाख खत्म। ये बोलो बेटे। अब आप देखो, और उसके ऊपर कैपिटल आया कितना? 12.5 लाख। इसको माइनस कर लो उसमें से। 10 लाख इधर आ गया, ये भी माइनस कर लो। और कहीं कुछ आया था? नहीं। तो सर 50,000 शेयर इश्यू किया था ना, करा होगा 50,000 शेयर, पैसे तो नहीं आए ना। पैसे केवल 27.5 लाख आए ना। तो 50 लाख में से 27.5 लाख माइनस कर दो, कितना आएगा बेटा? 22.5 लाख माइनस करना है। 22.5 लाख माइनस करने हैं। 22.5 लाख माइनस करना है, क्योंकि 12.5 लाख आए थे। सही बोला था। कितना आएगा? चलो, मतलब 22,50,000 माइनस करना बेटे। वो मैं गलती से बोला था, वो कितना बोला था? 27 बोल दिया था ना, 22 की जगह 27 बोला था, वो गलत था। 22,50,000 27.50 क्या बनेगा तुम्हारा? सीआरआर। कहां से बनेगा? डू वी हैव दैट मच फंड्स? सर जनरल रिजर्व अकेला 50 लाख का है, दूसरे को मत छेड़ो, रहने दो। कहता है मैं अकेले सब कुछ देख लूंगा। भाई बहुत कुछ है, छोड़ दो। क्या सोचने की जरूरत है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कितना बेटा? तो 27,50,000। ये क्लियर होना चाहिए। बातें नहीं बेटा, बातें करोगे कंसेप्ट रह जाएगा और फिर बाद में गड़बड़ होगी।
जनरल रिजर्व डेबिट टू सीआरआर दैट इज फॉर 27,50,000. व्हाई सो? बिकॉज कैपिटल खत्म हुआ था 50 लाख से और दो कैपिटल आए थे, एक 10 लाख का और एक 12.5 लाख का, यानी 22,50 का. आई होप दैट इज ओके. क्लियर? प्रीमियम और रिडेम्पशन को राइट ऑफ कर देते हैं फाइनली. सर अगर एसपीआर ना दियो तो पीएनएल से उठा लो. जनरल रिजर्व में इतना पैसा उसको उठा लो, बताया तो है. फिलहाल सिक्योरिटीज प्रीमियम से उठा लेता हूं. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. खत्म. So that was the journal entry for this particular question. आया दो पार्ट में कर देता हूँ. चलो डन. डन है बेटा. सर ऐसा सेम है. सी का तो मैंने देखा तो बता हो गया. आइए जरा चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 10. अब आपको क्या करना है सुनो ध्यान से. इलस्ट्रेशन नंबर 10 कहता है सेम उठा लो, 9 को उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है. एंड फर्दर अज्यूमिंग दैट द प्रेफरेंशियल होल्डर होल्डिंग कितने शेयर फेल टू पे द पेमेंट फॉर फाइनल कॉल. बाकी सब सेम रखो. क्या हो गया? जब फाइनल कॉल तुमने किया था कितने शेयर पे? 50,000 शेयर पे ना, याद है ना प्रेफरेंस शेयर. उसमें से 2,000 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं आया, और नहीं आया तो कंपनी ने क्या किया? उसको फॉरफिट किया. लिखा है फॉरफिटर, फॉरफिचर नहीं लिखा. चलो फॉरफिट लिखा तो है. अगर फॉरफिचर नहीं भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी. रिडेम्पशन होता क्या उस 2,000 शेयर का? क्यों नहीं होता? फुल्ली पेड होगा तो रिडेम्पशन होगा. तो याद रखना, रिडेम्पशन में से 2,000 शेयर गायब हो जाएंगे. तो व्हाट विल बी द चेंज? सर ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होगा यार. आप बताओ, फाइनल कॉल जब ड्यू करोगे तो ड्यू तो पूरा करोगे ना यार? नहीं, लेकिन रिसीव कितने पे होगा? 48,000 into 30. चलो मैं समझाता हूँ पहले. जो चेंज होता है वो समझाता हूँ, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है. ठीक है ना? कॉपी पेस्ट करूंगा फिर एडिट कर दूंगा, वही बात किया मैंने. यहाँ पे कुछ नया नहीं लिखा है. सेम है ये. 48,000 पे हो जाएगा. डोंट वरी अबाउट दैट, है ना? तो नहा रहा है कोई. आइए सर, क्वेश्चन में यही तो चेंज हुआ है. पहला तो चेंज देखो क्या हुआ. क्या चेंज हुआ? 15 लाख रुपए का तो कैप, वो तो कॉल तो पूरा करेंगे. रिसीव कितने हुआ? 48,000 शेयर पे 2,000 पे नहीं मिला तो कितना मिला? 14,40,000. आई होप दैट इज ओके. बाकी ये एंट्रीज में कोई चेंज आपको दिख रहा हो तो मुझे बताओ. होना था, मतलब ही नहीं था ना सर. अच्छा, इसके बाद आप जब रिडेम्पशन करने जाओगे कितने शेयर का करोगे? तो भाई साहब एक एंट्री ये वाली बदल जाएगी, ये वाली. यानी यहाँ पे आपको ध्यान देना. ये क्यों? यहाँ आ जाएगा 48 लाख और यहाँ आ जाएगा 2,40,000. क्लियर है? बोलो. तो 50,40,000 का रिडेम्पशन होगा. और फिर प्रेफरेंशियल होल्डर को पेमेंट भी कर दो, कोई टेंशन नहीं है. सीआरआर की एंट्री भी क्या हो जाएगी बेटा? बदल जाएगी ना. क्यों? अरे सीआरआर में तो बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे थे ना सर.
पहले 50 लाख के हिसाब से निकाल रहे थे, अब 48 लाख के हिसाब से निकाल रहे हैं। 50 लाख के हिसाब से निकाला था तो कितना आया था सीआरआर? 27,50,000। अब कितना आएगा? अरे 25,50,000। ओवरऑल इम्पैक्ट 2 लाख का ही तो पड़ रहा है यार, हटा दो 2 लाख रुपए। पूरा कैलकुलेशन फिर से क्यों करना? समझ गए नहीं समझे? और प्रीमियम और रिडेम्पशन बोलो। और ये एंट्री एक्स्ट्रा आ जाएगी यार, ये किस चीज की एंट्री सर? ये तो आपको नहीं आती होगी, है ना? अगर आप यहाँ बैठे तो आपको आती है। 8% प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए का, हाँ है ना? 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना बेटा? 140। क्यों? 70 पेड अप लिखा है, वर्किंग नोट में लिख रखा है, टेंशन मत लो साइड में। और 2 फाइनल कॉल जो नहीं दिया। तो मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा 2-4 एंट्रीज करनी है। इसको 2 पार्ट में इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना। क्वेश्चन मुश्किल होता तो मैं बोलता कि पूरा कर लो, बट यहाँ लगता है कि मतलब सेम ही है। पागल है क्या? चैप्टर खत्म हो गया, अब क्या बहुत क्या है? अच्छा रुक जाओ ठंड रखो। Now that's make the difference between topper and mediocre, है ना? एक्चुअली क्या करते हैं बच्चे आते, सर मुझे रैंक लानी है। कब? 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते बाद बेटा चलो 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना है। सर नहीं सर बहुत है। तो ऐसे थोड़े ना तुम लोग बहुत अच्छा पास हो जाओगे, बट अगर बहुत अच्छा करना है तो भाई बहुत अच्छे के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा ना। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बातें करते हैं। वैसे बता दो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो तुमने किया उसी पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन इजी ही है ऑब्वियसली, कुछ नया नहीं है ना इसमें, है नया। और नया में देखो क्या है, कुछ नहीं। ये क्या है देखो ध्यान से, लास्ट लाइन क्या लिखी है देखो। सारा क्वेश्चन सेम है बेटा, सुनो ध्यान से। एक छोटा सी एंट्री बदल जाएगी और कुछ नहीं है। जब लास्ट में जाओगे, लास्ट में बस छोटी सी एंट्री बदल जाएगी। क्या लिखता है यहाँ पे? लास्ट लाइन देखो, द वेयर अबाउट्स ऑफ होल्डर्स ऑफ 100 शेयर्स आर नॉट। तो जब रिडेम्पशन करोगे तो सब कुछ सिंपल रहेगा, बस जब पेमेंट करने जाओगे ना शेयर होल्डर को, वहां पे बस 100 शेयर माइनस कर लेना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 1000 शेयर थे। कितने शेयर थे? 1000 प्रेफरेंस शेयर से 100 वाले, और आप इसका रिडेम्पशन कर रहे हो, ठीक है ना? तो आप रिडेम्पशन ड्यू करोगे क्या? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो तो कितने से आएगा? 1 लाख से ही आएगा। कितने से आएगा? 1 लाख से ही आएगा। और 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये भी 1 लाख से होगा। और उसके बाद आप करने जाते हो किस चीज की एंट्री? पेमेंट की। तो जब पेमेंट की एंट्री आएगी तो क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक। एंट्री थोड़ी ना बदल जाएगी, एंट्री सेम होगा। यहाँ पे बस कितना हो जाएगा? 90,000, क्योंकि 100 शेयर का पता नहीं चल। तो वो पैसा उनका एज इट इज रख देंगे, जब वो आएंगे तो ले जाएंगे। लेकिन उसको हम ये नहीं कि रिडेम्पशन नहीं करेंगे। रिडेम्पशन हो गया, पैसा रख दिया, आके ले जाना। समझ में आई बात? तो ये लास्ट में बस एक एंट्री में जो पेमेंट वाली एंट्री है उसमें बदलाव कर देना बस, और कुछ नहीं। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, ठीक है? कुछ ज्यादा नहीं है, सब कुछ 100% सेम है बेसिक क्वेश्चन की तरह। बस ये लास्ट में एक एंट्री बदल देना। और जो ये बोनस की बातें कर रहा है बेटा, सुन लो ध्यान से। इसके बाद इस क्वेश्चन में बोनस की बातें कर रहा है, तो जिन्होंने बोनस इश्यू चैप्टर करा था वो ये बोनस की भी एंट्री करके आएंगे। जिन्होंने बोनस इश्यू चैप्टर नहीं करा था स्किप कर देना ना। बोनस की एंट्री है अलग से, जो पूछ रखी मत करना। ये आपने पढ़ा नहीं तो करोगे कैसे? ठीक है ना? तो बोनस का चैप्टर जो टोटल शेयर्स होंगे उसका 1/5 जो रिमेनिंग शेयर्स होंगे। अगर आपने बोनस का लेक्चर ले रखा है मेरे से तो ही ये आगे यहाँ पे एंट्री करना, अदरवाइज आप इसको बोनस को स्किप कर देना। क्या दिक्कत है? नहीं लिखा। सेकेंड क्वेश्चन में आइए।
ये तो आपका पुरानी है, नहीं इसमें आपका, एक सेकेंड रुको, इस क्वेश्चन को मार्क करो। इस क्वेश्चन को या तो मॉड्यूल, अगर मॉड्यूल नहीं है ना अभी फिलहाल, तो लिख लो इस क्वेश्चन के बारे में। इसमें रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जब कराऊंगा तो इसका कंसेप्ट भी आ जाएगा, ठीक है ना। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का भी क्वेश्चन आएगा, बोनस का भी है, और प्रेफरेंशियल तो है ही, और यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा स्प्लिट ऑफ, मतलब यहाँ पे सब डिवीजन ऑफ शेयर भी हो रहा है। तो 3-4 कंसेप्ट एक्स्ट्रा है, तो इसको अभी फिलहाल के लिए स्किप कर दो, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू गो फॉर डिबेंचर रिडेम्पशन राइट नाउ। हालांकि मैं इसको कराऊंगा और इजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, बट इसके लिए मैं अलग से ही, मतलब या तो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा या कभी और कराऊंगा, और ये अभी के लिए मैं टेस्ट में इसको इंक्लूड नहीं करूंगा, ये अलग टॉपिक है, ठीक है ना। तो याद रखना टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक में, मंडे ट्यूसडे में ही होगा, आई डोंट नो, देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखो, देखो इसमें भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा आ गई, बोनस इशू तो है ही, इसको ट्राई कर लेना बेटा, थर्ड क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, अगर नहीं आता तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 करना है आपको, सेकेंड आपको स्किप कर देना, थर्ड ट्राई करना, बस 3 ही है, ज्यादा नहीं है। इसमें जितने भी ट्रू फॉल्स एमसीक्यू जो भी होंगे वो भी कंसेप्ट कर लेना, कैलकुलेशन के लिए इजी होगा, एग्जाम में भले नहीं पूछे जाते, ठीक है ना। तो केवल क्या रह जाते हैं तुम्हारे सामने से, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 एंड अगर 3 आ जाता तो नहीं तो फिर 3 को भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये चैप्टर में बस इतना ही अभी तक।